कॉपी करके कहाँ पुट करना है, यहाँ पुट करना है। सो आई हैव, ये जो कौवा देख रहे हैं ना, इसके मुंह में चाबी है। जो ये चाबी बोलती है कि आप कोई भी आपका आर्टिकल, कोई भी पेपर है, आप डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं, ओपन सोर्स नहीं है, आपको उसको लाना है, उसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देना है और ये कौवा आपको खोज के दे देगा फ्री में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल। So in this video we will discuss about the research proposal. What is a research proposal and how to write the research proposal when the university or college demand a research proposal from the student for the PhD admission or PhD entrance exam. Okay, so they demand the research proposal. So you have to write your one research proposal. So how can you write? So this is the video regarding step by step guidance so that you can prepare your one research proposal. Okay, so let's start. Here this is all about me. Okay, if you want to join any crash course or the full course, you can text me on this number, and also please join this Telegram channel for the social work, and this is for the women study subject for the UGC NET, and this is the email ID. You can mail me for any query regarding the subject. Okay, so first of all we have to understand the meaning of research proposal. What is research proposal? Okay, this is very important because when you present your research proposal in front of the interviewer for the PhD entrance exam, so first you have to know what is the research proposal, because they can simply ask to you, so what is research proposal, so you have to know about this. A research proposal is a concise and the coherent summary of your proposed research. इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी आपकी प्रस्तावित शोध है जिस पे आप स्टडी करेंगे फ्यूचर में, उसके बारे में एक समरी, एक संक्षिप्त में सारांश के रूप में आपको देना है। जैसे मान लीजिए कि आप पीएचडी करने वाले हैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे, फॉर एग्जांपल ड्रग एडिक्शन पर स्टडी करना है आपको, सो उसके रिगार्डिंग आपको एक छोटा सा सारांश कुछ पेजेस में आपको बना के देना होता है कि दिस इज माय टॉपिक एंड दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस टॉपिक, और इसको मैं ऐसे स्टडी करूंगा, दीज आर द स्टेप। सो एक सारांश में कोहेरेंट वे में आपको एक समरी बनानी होती है, उसको रिसर्च प्रपोजल बोला जाता है। ओके, that's why it's called as proposal means that you are proposing about your future research, that how you are going to be conduct your research. So this is just a summary, और यू कैन से इन संक्षिप्त सारांश में जैसे बोलते हैं ना, जैसे आपके पास फॉर एग्जांपल 5000 वर्ड्स की एक ओके एक लेखन है, अब उसको आपको छोटा सा करना है, तो जस्ट लाइक दी 100 वर्ड्स में उसको सारांश में आप लिखते हैं, उसी को बोला जाता है। जैसे आप जो ही आपकी रिसर्च होने वाली है उसके बारे में आप थोड़ा सा कोहेरेंट वे में, कॉन्साइज वे में लिखेंगे, उसे रिसर्च प्रपोजल बोला जाएगा। इट सेट आउट द सेंट्रल इश्यू और द क्वेश्चन दैट यू इंटेंडेड टू एड्रेस, और इसमें वो सभी चीज़ें आपकी मेंशन करेंगे आप, जिसके माध्यम से जो भी क्वेश्चन, जो भी इश्यू है जिस पर आप स्टडी करना चाहते हैं, उसके बारे में आप उसको एड्रेस करेंगे, बताएंगे, समझाएंगे कि इस क्वेश्चन को लेकर के, इस इश्यू को लेकर के हम इस समान क्षेत्र में स्टडी करने वाले हैं, उसकी एक रूपरेखा होती है, उसे रिसर्च प्रपोजल बोला जाता है। इट आउटलाइन दी जनरल एरिया ऑफ स्टडी। एरिया ऑफ स्टडी का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब होता है कि फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने बताया कि ड्रग एडिक्शन में आपको स्टडी करना है, तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए उसके डिटेल में, या फिर मान लीजिए आप वीमेन एम्पावरमेंट पे स्टडी कर रहे हैं, तो ये क्या है? रिसर्च एरिया है, इसके एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट पे आप स्टडी करेंगे। ओके, लाइक माइग्रेशन, रूरल माइग्रेशन, सो ये एक पूरा एरिया है, इसे किसी एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट पे स्टडी करेंगे। मान लीजिए किसी एक प्लेस पे कर रहे हैं, 100 पीपल्स पे कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर ब्लॉक में स्टडी कर रहे हैं, तो वो आपका एरिया कहलाएगा। एक ओवरऑल जिसे बोल सकते हैं, उसे बोलते हैं रिसर्च एरिया, एरिया ऑफ स्टडी। सो वो आपको शो करना पड़ता है, वो दिखाना पड़ता है आपके रिसर्च एरिया, आपके रिसर्च प्रपोजल में। एंड रेफरिंग टू द करंट स्टेटस ऑफ नॉलेज एंड एनी रिसेंट डिबेट ऑन द टॉपिक, और साथ ही साथ आपको ये बताना पड़ता है कि इस पर्टिकुलर टॉपिक पे पहले क्या स्टडी हो चुकी है और आप उस पर क्या स्टडी करने वाले हैं, करंट में क्या क्या इश्यू है उसको लेकर के, क्या डिबेट्स उस पर हुई हैं। डिबेट का मतलब होता है कि जनरली आपने जब आप रिव्यू ऑफ लिटरेचर करेंगे, उसको हम लोग आगे देखेंगे, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि इस पर क्या क्या काम हुआ है और क्या कहाँ पर काम नहीं हो पाया, कौन सा पॉइंट इसमें मिसिंग है, सो हम उस पर्टिकुलर पॉइंट पे स्टडी कर सकते हैं। तो इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे क्या रिसर्च
रिव्यू ऑफ लिटरेचर होता है। सो इसे हम बोलते हैं जनरल रिसर्च प्रपोजल, एक संक्षिप्त और सुसंगत सारांश। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो लेट स्टार्ट, वन बाय वन हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या क्या स्टेप्स होते हैं उनको रिसर्च प्रपोजल के लिए बनाने के लिए। जैसे कि हम जानते हैं कि अभी प्रेजेंट टाइम में वैसे भी पीएचडी एडमिशन के लिए कंपटीशन काफ़ी बढ़ गया है ना, बिकॉज ऑफ पीएचडी को कंपलसरी किया जा रहा है, ओके, फॉर दी असिस्टेंट प्रोफेसर, और आप टीचर बनना चाहते हैं उसके लिए भी। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो प्रपोजल लिखें बहुत ही अच्छा लिखें, क्योंकि टॉपिक उसका जो होगा रिसर्च प्रपोजल का वही आपका 50% है ना सिलेक्शन, एटलीस्ट शॉर्ट लिस्ट आपको करा देगा फॉर द इंटरव्यू। इंटरव्यू के पहले जो जिसके द्वारा भी स्क्रूटनाइज किया जाएगा आपके रिसर्च प्रपोजल को, वो आपका टॉपिक देखेगा। तो टॉपिक आपका इतना बढ़िया होना चाहिए कि वो इसके लिए आपको शॉर्ट लिस्ट कर ले, एटलीस्ट इंटरव्यू के लिए आपके पास एक अपॉर्चुनिटी मिल जाए आपको इंटरव्यू फेस करने के लिए। यू शुड मेक द रिसर्च प्रपोजल वेरी इफेक्टिव, एटलीस्ट उसका टॉपिक बढ़िया होना चाहिए, क्योंकि वो पूरा पढ़ेगा नहीं, ओके, 500 to 5000 वर्ड्स पढ़ने वाला नहीं है वो। आपका केवल टॉपिक देखेगा, आपके ऑब्जेक्टिव देखेगा, आपके क्वेश्चन देखेगा, बस इतना ही देखता है स्क्रूटनी करने के लिए। सो देख लेते हैं कैसे उसको लिखना है और कैसा टॉपिक होना चाहिए, कितना छोटा टॉपिक होना चाहिए, कितना बड़ा, उसको अंडरस्टैंड कर लेंगे एक एक करके, ओके। और ये बेसिकली डिपेंड करता है कभी कभी यूनिवर्सिटी के ऊपर, डिपेंड ऑन दी यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी जब फॉर्म निकालती है पीएचडी एडमिशन के लिए, सो उसमें आप नोटिफिकेशन में जाएंगे तो वहाँ पर आपको लिखा रहता है कि आपका रिसर्च प्रपोजल जो है कितने वर्ड्स का होना चाहिए, लाइक 5000 वर्ड्स का, ओके, लाइक द ड्यू में मांगते हैं, या फिर 500 वर्ड्स का, है ना, जैसे कि जीएनयू वगैरह में मांगा जाता है। जनरली लगभग 250 वर्ड से लेकर 5000 वर्ड तक मांगा जाता है। तो आपको इस रेंज में बनाना है आपका रिसर्च प्रपोजल, ओके। इसके अलावा उसी नोटिफिकेशन में ये दिया रहता है कि कौन कौन से उसमें स्टेप्स मांग रहे हैं वो लोग, जैसे कि इंट्रोडक्शन, है ना, एब्स्ट्रैक्ट मांग रहे हैं क्या उसमें, और इसके अलावा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए उसमें, रैशनल होना चाहिए, फ्यूचर रिसर्च स्टडी के बारे में आपको बताना होगा, आउटकम के बारे में। तो ये डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी बाई यूनिवर्सिटी के नोटिफिकेशन में उनके द्वारा क्या क्या डिमांड रखी गई है। सो यहाँ पर हम लोग एक आइडियल टाइप का एक रिसर्च प्रपोजल तैयार करेंगे, बनाएंगे, और उसके आधार पर आप बदलाव कर सकते हैं, डिपेंड ऑन दी यूनिवर्सिटी। जो यूनिवर्सिटी की डिमांड जैसी होगी उसके अनुसार उसमें आप घटा बढ़ा करके अपना रिसर्च प्रपोजल उनको दे सकते हैं, आपको बार बार बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ओके। सो एक एक रिसर्च प्रपोजल हम लोग तैयार कर लेंगे, उसके बाद जैसी डिमांड होगी यूनिवर्सिटी की उसके अनुसार हम लोग एडिट करके मॉडिफाई करके देते जाएंगे, ओके। सो नाउ लेट स्टार्ट। सबसे पहले देखें कौन कौन से स्टेप्स होते हैं रिसर्च प्रपोजल को बनाने के लिए, जो कि आप जब भी रिसर्च प्रपोजल देखेंगे तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट ये जो है स्टेप्स उसमें इन्वॉल्व रहते हैं, जो कि हर एक यूनिवर्सिटी के द्वारा डिमांड किया जाता है कि आपके जो रिसर्च प्रपोजल में कौन कौन स्टेप होनी चाहिए। सबसे पहले टाइटल आएगा, टॉपिक जो रहता है, ओके। टाइटल बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा छोटा भी नहीं होना चाहिए, एटलीस्ट 1 लाइन का होना चाहिए। इससे जो है जो भी आपका रिसर्च प्रपोजल को स्क्रूटनी करेगा वो इजीली समझ पाए कि आपका किस टॉपिक के बारे में क्या स्टडी करने वाले हैं। उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट भी मांगा जाता है किसी किसी यूनिवर्सिटी में। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है वही छोटा सा सारांश, जैसे मान लीजिए कि 5000 वर्ड्स का है आपका रिसर्च प्रपोजल, तो आपको 100 and 150 वर्ड्स एक एब्स्ट्रैक्ट देना होता है कि जस्ट बेसिकली आपका टॉपिक क्या है और इस टॉपिक पे क्या स्टडी चल रही है, आप क्या करने वाले हैं, बस थोड़ा सा लिखना होता है बस, ओके। बैकग्राउंड इंट्रोडक्शन में आपको बताना होगा थोड़ा सा डिटेल में। उसके बाद रिव्यू ऑफ लिटरेचर, ये क्या होता है, इसका मतलब होता है कि आप जिस टॉपिक पे स्टडी करने वाले हैं, मान लीजिए आप स्टडी करने वाले हैं मैल न्यूट्रिशन पर, ओके, तो इस पर क्या क्या स्टडी हुआ है पहले, और आप जो स्टडी करेंगे तो उस पर उसमें क्या डिफरेंस है, क्या गैप है, क्योंकि आप जिस पे स्टडी करेंगे ऐसा तो नहीं ना पहले से हो रखा होगा तो उस पर आप स्टडी नहीं कर पाएंगे। तो आपको ये देखना होता है कि इसमें क्या गैप है, कौन सा पॉइंट मिसिंग है पहले की गई स्टडियों में, तो वो जो पॉइंट मिसिंग होगा उस पर आप स्टडी करेंगे। तो वो से बोलते हैं ROL, रिव्यू ऑफ लिटरेचर। रिव्यू ऑफ लिटरेचर इसलिए करते हैं ताकि आपको थोड़ा आसानी हो समझने में कि आप जो स्टडी करने वाले हैं वो किस प्रकार से होगी, क्या क्या चीज़ें करनी होती हैं उसमें। नेक्स्ट है रैशनल। रैशनल भी कहीं कहीं पर यूनिवर्सिटी में मांगा जाता है। इसका मतलब होता है कि जो आप स्टडी करने वाले हैं क्या क्यों करने वाले हैं, क्या कारण है उसके पीछे, क्या लॉजिक है, और बोल सकते हैं कि रैशनल क्या है उसके पीछे, क्या तर्क है ना, क्योंकि आप स्टडी करेंगे लगभग 3 to 4 ईयर
तो उसके पीछे कोई तर्क होना चाहिए ना उस टॉपिक के ऊपर कि आप स्टडी करेंगे, कि बिना तर्क के आप स्टडी करेंगे। सो उसको आपको बताना होता है। ओके, रिसर्च ऑब्जेक्टिव ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको गाइडेंस करता है आपकी रिसर्च को कि कैसे कैसे स्टडी करना है, क्या क्या ऑब्जेक्टिव होने चाहिए, वो सभी हम लोग इसको डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे बाद में। ये जस्ट थोड़ा मैं रिव्यू आपको बता रहा हूँ। और रिसर्च क्वेश्चन भी होते हैं, उसके बाद मेथोलॉजी कौन सी आप अप्रोच यूज़ करने वाले हैं रिसर्च में, जैसा आपका टॉपिक होगा उसके अनुसार आपकी मेथोलॉजी आपको यूज़ करनी होगी। एक्सपेक्टेड आउटकम किस प्रकार का आउटकम आएगा, ये सब आपको पता चल जाएगा जब आप रिव्यू ऑफ लिटरेचर करेंगे। ओके, वर्क प्लान कैसे कैसे आप स्टेप्स जो भी इन्वॉल्व रहेंगे, कहीं कहीं पर ये मांगता है, कहीं कहीं पर नहीं मांगा जाता है। और रेफरेंसेस, क्या क्या रेफरेंस आपने लिए हैं आरओएल के लिए, या फिर आपने इंट्रोडक्शन में कहीं पर भी कुछ अगर आपने साइट किया है किसी से, कहीं से कॉपी किया है, कॉपी नहीं बोलते हैं उसको, एज ए रेफरेंस लिया है, तो आप उसको लास्ट में आपको दिखाना पड़ता है। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं, इसमें घट बढ़ करके किसी में ज़्यादा मांगते हैं किसी में कम, तो लगभग यही जो स्टेप है मांगे जाते हैं हर एक रिसर्च प्रपोजल में। ओके, सो अभी देख लेते हैं आगे नेक्स्ट। और यहाँ पर जो दिया गया है ना, नंबर ऑफ स्टेप्स इन दी प्रपोजल कैन बी चेंज एज पर द यूनिवर्सिटी गाइडलाइंस। ये डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी के नोटिफिकेशन में कितने स्टेप्स उन्होंने मांगे हैं। जनरली इंट्रोडक्शन में टॉपिक रहेगा जरूर, आरओएल रहता है, और साथ ही साथ उसमें रैशनल मांगते हैं, ऑब्जेक्टिव मांगते हैं, सॉरी। ओके, ये रिसर्च मेथोलॉजी मांगते हैं। 1 सेकंड गाइस, और बाकी जो भी स्टेप्स रहेंगे आप उसमें देख सकते हैं। नेक्स्ट, हाउ टू सिलेक्ट टॉपिक, टॉपिक को सिलेक्ट कैसे करना है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और बाकी इसको याद करने का एक तरीका है, मैं आपको बता देता हूँ। अगर मान लीजिए एग्जाम में भी आ जाता है कभी कभी, कैसे याद करोगे, इसका एक शॉर्ट ट्रिक है, TIPOLIMER, पॉलीमर, यहाँ टाई पॉलीमर कर सकते हैं। टाई का मतलब हो जाएगा आपका टाइटल टॉपिक। ओके, आई से आपका हो जाएगा इंट्रोडक्शन, पी से हो जाएगा आपका प्रॉब्लम, किस पे स्टडी करने वाले, प्रॉब्लम स्टेटमेंट। वो ओ से हो जाएगा आपका ऑब्जेक्टिव, इसको याद कर लेना इस शॉर्ट ट्रिक को। ओके, उसके बाद एल आई से हो जाएगा आपका रिव्यू ऑफ लिटरेचर, एम ई से हो जाएगा आपका मैथोलॉजी, और आर से हो जाएगा आपका रेफरेंसेस, जो कि लास्ट में है। तो ये बेसिक स्टेप्स हमेशा ही इन्वॉल्व रहते हैं रिसर्च प्रपोजल को बनाने में, तो इसको आप याद कर लेना। ओके, अगर एग्जाम में आ जाता है तो आप एटलीस्ट लिख लेना, या फिर मान लीजिए कि इंटरव्यू में उसने आपसे बोल दिया कि अच्छा आप रिसर्च प्रपोजल में कौन कौन से स्टेप्स होते हैं उन सबको आपको लिख दीजिए। ओके, तो आपको जस्ट इसको याद रहेगा तो आप इजीली लिख पाएंगे, कोई गलत नहीं होगा, आगे पीछे नहीं करना है, सीक्वेंस से ही लिखना होगा आपको। ओके, अब देखते हैं कि आप कैसे जो है टॉपिक को सिलेक्ट करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइज, क्योंकि आप जिस पे स्टडी करने वाले हैं, लगभग पीएचडी करेंगे तो 3 से 4 साल तक आप स्टडी करेंगे, तो आपको उसमें मोटिवेट हमेशा रहना होगा। ऐसा नहीं है कि आप शुरुआत में टॉपिक चूज कर लिया, आपके फ्रेंड के द्वारा कोई टॉपिक चूज किया गया है, आपने वही टॉपिक ले लिया उसके आसपास, और फिर आपने 2 महीने 3 महीने किया, फिर आपका मन नहीं लग रहा है कि अब हमको टॉपिक चेंज करना है, तो ऐसा नहीं होता है। आपको हमेशा ही उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए अपने टॉपिक में। सो आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अपना टॉपिक चूज करें। तो अब बात आती है कि इंटरेस्ट पता कैसे चलेगा कि मेरा इंटरेस्ट किस में है। तो इसके लिए एक ओवरऑल आपको पता रहता है कि बेसिकली हम किस पे स्टडी करना चाहते हैं। महिलाओं के ऊपर स्टडी करना है आपको, है ना, एडल्ट और गर्ल्स के ऊपर स्टडी करना है, ओल्ड एज के ऊपर स्टडी करना है, उनके हेल्थ को लेकर के, या आपका इंटरेस्ट साइकेट्री में है तो उस पर स्टडी करना होता है किसी को, या फिर बहुत सारे या माइग्रेट वर्कर हैं, है ना, कोविड पे स्टडी करना है अभी प्रेजेंट टाइम में काफ़ी ये इस प्रकार के टॉपिक चूज किए जा रहे हैं। एनजीओ के ऊपर आपको स्टडी करना है, तो एक ओवरऑल इमेज आपके पास होगी कि हम स्टडी कहाँ करना चाहते हैं। वो थोड़ा आपका इंटरेस्ट जो रहता है वो अपने आप आपको बता देगा कि यार हमको ये वाला टॉपिक सही है, ये इस पर हम कर लेते हैं, इस पर स्टडी करेंगे तो हमारा जो टॉपिक हम सिलेक्ट कर पाएंगे। तो ये आपके दिमाग में रहेगा। ओके, उसके बाद आपको क्या करना है कि जब आपको पता चल जाएगा कि आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट ये है, देखिए एरिया ऑफ इंटरेस्ट यही होता है कि किस एरिया में आप स्टडी करना चाहते हैं। मान लीजिए महिलाओं के ऊपर स्टडी करेंगे तो केवल डायरेक्ट ऐसे नहीं होता है कि आप इस पर स्टडी शुरू कर देंगे। किस एस्पेक्ट पे आप इनकी हेल्थ पे स्टडी करना चाहते हैं, इनकी इकोनॉमिक कंडीशन पे स्टडी करना चाहते हैं, इनकी हेल्थ पर, इनकी शिक्षा के ऊपर स्टडी करना चाहते हैं, तो ये फिर बाद में आ जाएगी आपकी। तो बट अभी यहाँ पर एरिया ऑफ इंटरेस्ट का मतलब होता है कि ओवरऑल एरिया किस पे आप स्टडी करेंगे, या ट्राइबल पे स्टडी करना है तो ये आपका एरिया हो गया। अब
इस पर पर्टिकुलर टॉपिक पे स्टडी करेंगे तो वो अलग चीज़ हो जाती है। तो आपको एरिया ऑफ इंटरेस्ट आपको पता होना चाहिए। ओके, उसके बाद जो भी है ROL, रिव्यू ऑफ लिटरेचर के माध्यम से आपका जो इंटरेस्ट और डेवलप हो जाएगा। वो कैसे होगा कि जब इनके रिगार्डिंग जो भी रिसर्च पेपर होंगे, ओके, आर्टिकल होंगे, उनको आपको पढ़ना होगा। उनको आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि अच्छा, ये जो टॉपिक है इसमें यहाँ पर ये इस पे हम स्टडी कर सकते हैं, यहाँ पर यार इसमें ये चीज़ नहीं दी गई है, क्या हम इस पे स्टडी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। क्योंकि जो पेपर दिया रहता है, जो रिसर्च आर्टिकल्स होते हैं, जो थीसिस होती है, उनमें कहीं ना कहीं कंक्लूजन में, ओके, जहाँ आउटकम दिया रहता है, फाइंडिंग्स दी रहती है, उसमें एक चीज़ मेंशन रहती है कि यहाँ पर ये लैक है, इस पे स्टडी नहीं हुआ है, या फिर फ्यूचर जो रिसर्चर हैं वो इस पे स्टडी कर सकते हैं, या कहीं ना कहीं उसमें आपको जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि यार ये ओवरऑल स्टडी हुई तो है, बट इस पे ये वाला जो पॉइंट कवर नहीं किया गया है, तो आप उस पर कवर कर सकते हैं, उस पर आप स्टडी कर सकते हैं। तो उसे बोलते हैं रिसर्च गैप। इसी वजह से ROL किया जाता है, रिव्यू ऑफ लिटरेचर किया जाता है, ताकि आपको ये पता चल जाए कि स्टडी पहले किन किन टॉपिक पे हो चुकी है और कौन सा एस्पेक्ट कवर नहीं हुआ है, कौन सा टॉपिक रह गया है, उस पर हम स्टडी करेंगे। क्योंकि अगर आप सेम टॉपिक पे स्टडी करेंगे तो आपकी मेहनत बेकार हो जाएगी। ओके, वो आपकी थीसिस एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। ओके, सो इसी वजह से ROL किया जाता है, रिव्यू ऑफ लिटरेचर। तो रिव्यू ऑफ लिटरेचर के लिए आपको कहाँ से आएंगे पेपर? जो पेपर होते हैं, जो आर्टिकल आर्टिकल होते हैं, है ना, थीसिस जो होती है, बुक्स हैं, आप कहाँ से डाउनलोड करेंगे? तो जनरली इसका आंसर यही होता है कि सर कि इसमें क्या है, ये तो सिंपल है, गूगल पे डालिए अपना टॉपिक का नाम और खट से यहाँ से बहुत सारा आ जाएगा रिजल्ट, और डाउनलोड कर लीजिए। देखिए, गूगल पे क्या होता है कि जो चीज़ आपको फ्री में मिलती है ना, वो ज़रूरी नहीं कि बहुत अच्छी हो, है ना। स्पेशली आर्टिकल्स, रिसर्च टॉपिक, क्योंकि इनमें काफ़ी मेहनत लगी होती है लोगों की, और उसके बाद लिखा जाता है, उसके बाद अप्रूव होता है ना, फिर वो अपलोड होता है। तो इतना आसानी से सब कुछ गूगल पे फ्री में नहीं मिल जाएगा। ओके, सो इसके लिए थोड़ी सी मेहनत करनी होती है, और मैं आपको बताता हूँ कि कैसे जो है सही टॉपिक, सही पेपर, सभी आर्टिकल इंपॉर्टेंट आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है ना, थीसिस, ई बुक्स वगैरह कहाँ आपको मिल जाएंगी, ताकि वहाँ से आप डाउनलोड कर पाएँ आसानी से, और उनको रिव्यू ऑफ लिटरेचर की एक लिस्ट में शामिल कर पाएँ। और आपको लगभग 25 आर्टिकल या पेपर आपको डाउनलोड करना है। ओके, उसके बाद मैं बताऊंगा कि आपको कैसे पढ़ना है, क्या तरीका होता है सही पढ़ने का, क्योंकि 25 आर्टिकल आप पढ़ेंगे तो आपको 25 दिन लग जाएगा, ऐसा नहीं होता है। उसका पढ़ने का एक तरीका होता है, उसको भी बताऊंगा बाद में। ठीक है, तो 25 आपको आर्टिकल डाउनलोड कर लेना है। ओके, पेपर वगैरह जो भी है अपने टॉपिक की रिगार्डिंग, जैसे मान लीजिए आप माइग्रेशन पे स्टडी कर रहे हैं, है ना, तो आप जब सर्च करेंगे तो माइग्रेशन से लेके जो भी आपको मिल जाए टॉपिक, उसको डाउनलोड कर लेना है। ओके, चाहे वो रेलेवेंट हो चाहे ना हो, बस आपको डाउनलोड कर लेना है। बाद में देखेंगे कि हमारे लिए क्या रेलेवेंट है क्या नहीं है, बट उसके टॉपिक की रिगार्डिंग जो भी कुछ है आपको कंटेंट मिलता है, डाउनलोड करना कैसे है, कहाँ से करना है, उसको मैं बता देता हूँ आपको, एक एक करके समझाता हूँ, तो आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। ओके, देखिए बहुत सारे सोर्स हैं जो आपको गूगल पे मिल जाएंगे, वेबसाइट्स हैं, है ना, वहाँ से आप, ओपन सोर्स भी है जिन पे आपको पैसा नहीं लगता है, इनको आप डायरेक्ट जाके उस पर क्लिक करेंगे और वहाँ से अपना जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, जो भी पेपर है उसके रिगार्डिंग, अपने टॉपिक की रिगार्डिंग आप वहाँ से डायरेक्ट डाउनलोड कर पाएंगे। तो उनको बताते हैं कहाँ कहाँ से आप आर्टिकल और पब्लिकेशन जो है उसके माध्यम से, जैसे पहला है, कुछ इंडियन है, जैसे कि ई शोध गंगा, ई शोध सिंधु भी है। ठीक है, जैसे ये है शोध सिंधु, ई शोध सिंधु, यहाँ पर आप देखेंगे कि ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत आता है, और यहाँ पर इस रिसोर्सेज, यहाँ पर सभी सभी मेंबर भी हैं बहुत सारे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितनी यूनिवर्सिटी के यहाँ पर डॉक्यूमेंट, पेपर्स, आर्टिकल्स यहाँ पर अपलोडेड है। ठीक है, इतनी सारी ई बुक अवेलेबल है यहाँ पर, इतने रिसोर्सेज, डेटाबेस है, ई जर्नल्स यहाँ पर दिख रहे हैं, 10,000 से प्लस है। सो आपको जस्ट क्या करना है, अपना टॉपिक को इस पर यहाँ पर मैंसन करना है, पुट करना है, और यहाँ पर सर्च कर देना है। ओके, आपको इजीली यहाँ से मिल जाएगा। ओके, यहाँ पर अगर हम बात करें इस तो सोशल साइंस के स्टूडेंट होते हैं ना, उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर सबके मिल जाता है, लेकिन सोशल साइंस के लिए बढ़िया है, यहाँ से आप सर्च कर सकते हैं। सोशल वर्क है ना, एंथ्रोपोलॉजी है, साइकोलॉजी है, सोशोलॉजी है, ये सभी सब्जेक्ट बड़ी आसानी से यहाँ पे मिल जाएंगे। तो आपको इसको सर्च करना है, उसके बाद यहाँ पर आर्टिकल का नाम डाल के अपना, आर्टिकल का नाम क्या है, जैसे आपको मान लीजिए आपका इंटरेस्ट है किस में, आपका ह्यूमन स्टडी में है, तो आप उसको ह्यूमन स्टडी डाल के इसमें क्लिक कर देंगे। या फिर आपको स्टडी करना है ऑन दी एल्डरली पर्सन,
हेल्थ ऑफ एल्डरली पर्सन, जो बूढ़े लोग होते हैं उनकी हेल्थ को लेकर के स्टडी करना है, देन जस्ट पुट इन दिस बॉक्स एंड इस पर क्लिक कर देना है आपको सर्च कर, तो आपके बहुत सारे रिजल्ट आ जाएंगे और आपको डाउनलोड कर लेना है। ओके, डाउनलोड करते समय आपको ये नहीं देखना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, आपको बस डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद हम लोग बताएंगे कैसे उनको एलिमिनेट करना होता है, कौन सा उनको हटाना है, कौन सा सही है कौन सा सही नहीं है। नेक्स्ट है आपका शोध गंगा, इसी प्रकार से ये भी है, इसमें भी बहुत सारे सिनॉप्सिस थीसिस आप अवेलेबल हैं, देख सकते हैं कितनी सारी थीसिस अवेलेबल हैं, ये सब इंडिया के ही पोर्टल है। ओके, आपको अपना टॉपिक यहाँ पर पुट कर देना है, ओके, उसको सर्च करना है, बहुत सारी थीसिस आ जाएंगे, बहुत सारी यूनिवर्सिटी कॉलेज की रहती है अच्छे अच्छे, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं आप, ठीक है। और यहाँ पर कुछ अपडेट नया रहता है वो भी यहाँ पर दिया रहता है, तो आप उसको देख सकते हैं। ओके, ये है शोध गंगा। ओके, गूगल पे डायरेक्ट नहीं जाना है, गूगल पे जाने से कुछ नहीं मिलता है, ठीक है, फ्री में क्या मिलेगा, ये सब गवर्नमेंट वेबसाइट्स है, यहाँ से इसके माध्यम से आप इजीली एक्सेस कर पाएंगे। नेक्स्ट है साइंस डायरेक्ट, ये बेसिकली उनके लिए है जो कि साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट है, टेक्निकल स्टूडेंट है, बीटेक एमटेक किए हुए हैं ना, मेडिकल, उन लोग जो टॉपिक करते हैं उनका पीएचडी का टॉपिक होता है, तो उनके लिए ये साइंस डायरेक्ट है, ये काफ़ी अच्छा बोल सकते हैं। यहाँ पर इजीली बुक्स एंड जर्नल्स आपको मिल जाएंगे, आपको उसका कीवर्ड डालना है या फिर ऑथर का नाम पता है या फिर जर्नल का नाम पता है, टाइटल बुक का कुछ भी, तो आपको जस्ट इस पर सर्च कर देना है। लॉगिन के लिए आप इजीली अपनी ईमेल आईडी से रजिस्टर कर सकते हैं, या फिर कुछ ऐसे जर्नल्स पेपर ऐसे होते हैं कि वो इजीली आपको डाउनलोड करने के लिए आ जाता है ऑप्शन, उसमें कुछ ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो ये टेक्निकल स्टूडेंट के लिए, मेडिकल साइंटिफिक उनके लिए है, तो ये है साइंस डायरेक्ट। नेक्स्ट है स्कोपस रिव्यू, तो ये भी काफ़ी अच्छा है, और इस पर भी आप सर्च करके, यहाँ पर आप सर्च करेंगे अपना एरिया ऑफ सब्जेक्ट, इस पर क्लिक करके आप इस पर साइन इन कर सकते हैं, अकाउंट अपना बना सकते हैं, या फिर किसी यूनिवर्सिटी में है ना, तो वहाँ उसके माध्यम से आपको साइन करने का ऑप्शन रहता है, यूनिवर्सिटी का डिटेल मांगता है तो आप डाल सकते हैं अपनी ईमेल आईडी, उससे भी डाउनलोड कर सकते हैं। या फिर कुछ ऐसे पेपर होते हैं जो कि फ्री में भी डाउनलोड हो जाते हैं, उनका कुछ ओपन सोर्स रहते हैं, उनका कुछ नहीं लगता है ना, तो यहाँ इस प्रकार से आपको लिस्ट आ जाएगी, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। इसको पास यही है आपका। ओके, दैट इज दी। नेक्स्ट आपका एसबीआर, ये भी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से आपको जो भी टेक्निकल सब्जेक्ट हैं है ना, वो सब के लिए यहाँ पर आर्टिकल आपको मिल जाएंगे, बहुत सारे पेपर मिल जाएंगे आपको, ठीक है। यहाँ से आप सर्च कर सकते हैं इसके ऊपर, टेक्निकल सब्जेक्ट के लिए है और मेडिकल सब्जेक्ट के लिए ज़्यादा यहाँ पर आर्टिकल मिलेंगे। सोशल साइंस के लिए मैंने आपको बता दिया पहले, है ना, शोध गंगा, और उस पर भी आप देख सकते हैं। उसके पहले नेक्स्ट आगे भी है कुछ, ये है जे गेट, जे गेट, जे गेट किस लिए है, ये आपका जैसे कि यहाँ पर सब मिल जाएगा आपको, सोशल साइंस है ना, इन्वायरमेंट के, एग्रीकल्चर से रिलेटेड है ना, कॉमर्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंजीनियरिंग, इन्वायरमेंट साइंस, लाइफ साइंस, इन सब के जो है पेपर पब्लिकेशन यहाँ पर सब कुछ मिल जाएगा आपको। और स्पेशली जो कि कोविड-19 पर स्टडी कर रहे हैं वो लोग डायरेक्ट यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं, तो बहुत ही अच्छा है सोशल वर्क के लिए, जो लोग कोविड पे स्टडी करना चाहते हैं, है ना, तो उस पर डायरेक्ट क्लिक करके आप इजीली एक्सेस कर पाएंगे यहाँ से। ये है जे गेट। नेक्स्ट है ASME, द अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ये इसमें लिखा हुआ है मैकेनिकल इंजीनियर्स, बट यहाँ पर सब कुछ मिल जाता है, सब सब्जेक्ट का मिल जाता है, ऐसा नहीं है केवल मैकेनिकल इंजीनियरिंग वालों के लिए है, आप किसी भी स्ट्रीम से हैं, सोशल साइंस से हैं, तो भी आप इस पर सर्च कर सकते हैं यहाँ पर, और यहाँ से आपको इजीली एक्सेस हो जाएगा, उसको आप डाउनलोड कर लेना। नेक्स्ट है आपका SSRN, SSRN का मतलब होता है सोशल साइंस रिसर्च नेटवर्क। ओके, ये सभी स्ट्रीम के लिए आप यहाँ पर पुट करना है अपना कीवर्ड एब्स्ट्रैक्ट, यहाँ से डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं। ओके, लॉगिन करने के लिए अपने पर्सनल ईमेल आईडी से आप इसको लॉगिन कर सकते हैं, अकाउंट बना सकते हैं, या फिर अपने कॉलेज की जो आईडी मिलती है उसके माध्यम से। ओके, नेक्स्ट है आपका CES, ये अमेरिकन केमिकल सोसाइटी, ये केमिस्ट्री और जो मेडिकल फील्ड के होते हैं स्टूडेंट उनके लिए है, वो लोग यहाँ से इजीली फाइंड कर सकते हैं, इसको साई फाइंडर बोला जाता है, CES। नेक्स्ट है आपका EBS CO। ओके, इसके यहाँ से भी आप इजीली एक्सेस कर पाते हैं, सोशल साइंस के स्टूडेंट या फिर कोई भी, और स्पेशली ये जो मैनेजमेंट के स्टूडेंट होते हैं ना, कॉमर्स वाले, उनके लिए, कॉमर्स और मैनेजमेंट के होते हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा ये प्लेटफॉर्म है। नेक्स्ट है आपका IEEE, ये तो बोलते हैं, इसे बोल सकते हैं कि ये तो सोने की लंका है फॉर दी टेक्निकल स्टूडेंट, है ना, जो BTech एमटेक किए रहते हैं उनको PhD के लिए, या बहुत सारे यहाँ पर रिसोर्सेज मिल जाता है स्पेशली फॉर टेक्नोलॉजी। ओके, IEEE, वर्ल्ड लार्जेस्ट टेक्निकल प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ द टेक्नोलॉजी।
यहाँ से आप डायरेक्ट इस पर सर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट है गूगल स्कॉलर, इसको आप सबसे लास्ट में यूज करना है। ओके, जितने मैंने आपको वेबसाइट के नाम बताए हैं ना, उन सबको आपको पहले सर्च कर लेना है अपनी स्ट्रीम के अकॉर्डिंग, अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। सोशल साइंस के हैं तो उसके अनुसार, अगर टेक्निकल फील्ड से हैं तो उसके अनुसार आपको सर्च कर लेना है। और उसके बाद फिर आपको आना है गूगल स्कॉलर पर। गूगल पे डायरेक्ट कुछ सर्च नहीं करना है आपको, ठीक है। सबसे लास्ट में आपको सर्च करना है गूगल स्कॉलर पे। यहाँ पर आप जब पोस्ट पुट करेंगे ना और सर्च करेंगे तो बहुत सारी लिंक आ जाएंगी, सबको क्लिक कर देना है। वहाँ से आप इजीली डाउनलोड कर लेंगे, है ना। कहीं कहीं पर कि वो ओपन सोर्स नहीं रहता है, वहाँ पर केवल एब्स्ट्रैक्ट रहता है ना। पूरा आप डाउनलोड नहीं कर पाएंगे, तो उसके लिए मैं बता दूंगा कि कैसे आपको पूरा डाउनलोड करना है फ्री में। जैसे फ्री में हम लोग मूवी डाउनलोड कर लेते हैं ना, पायरेटेड वर्जन, इसी प्रकार से रिसर्च पेपर भी हम लोग डाउनलोड कर सकते हैं फ्री में। उसके मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है, ठीक है। गूगल स्कॉलर पे आपको सर्च कर लेना है, और बाकी अगर आपको डाउनलोड करने में प्रॉब्लम हो रही तो उसकी जो लिंक होगी, है ना, लिंक यहाँ से लिंक मिल जाती है, तो उसको लिंक को आप कॉपी करके कहाँ पुट करना है, यहाँ पुट करना है। साई हैव, ये जो कौवा देख रहे हैं ना, इसके मुंह में चाबी है। जो ये चाबी बोलती है कि आप कोई भी आपका आर्टिकल, कोई भी पेपर है, आप डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं, ओपन सोर्स नहीं है, आपको उसको लाना है, उसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देना है, और एक कौवा आपको खोज के दे देगा फ्री में। यहाँ से ओपन हो जाएगा, उसको आपको डाउनलोड कर लेना है। 90% 99% आपका पेपर यहाँ से मिल जाएगा। यहाँ पर 2-3 लिंक रहेगी, 1 2 3 4, जैसे हम लोग मूवी डाउनलोड करते हैं ना, उसमें लिंक रहती है बहुत सारी, है ना। तो आपको सब पे क्लिक करके देखना होता है कि कौन से डाउनलोड हो रहा है। तो इसी प्रकार से वही तकनीक आपको यहाँ लगानी है जो आप मूवी डाउनलोड करने में लगाते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से आपको यहाँ से मिल जाएगा अपना आर्टिकल, आपका पेपर, जो भी है सब कुछ कंटेंट आपको यहाँ से इजीली मिल जाएगा। इसे बोलते हैं साई हब, ठीक है। सो ये था आपका इसके बारे में कि आपको आरओएल करने के लिए, रिसर्च ऑफ लिटरेचर के लिए, लिटरेचर कहाँ से आएगा। तो मैंने आपको बता दिया बहुत सारी वेबसाइट के नाम, यहाँ से आप इजीली अपना लिटरेचर डाउनलोड कर सकते हैं। और लगभग आप 20-25 आर्टिकल, पेपर या ई बुक आपको अगर पढ़ना पसंद है तो उनको डाउनलोड कर लीजिए अपने टॉपिक के अनुसार। ये आपके पास हो गया लिटरेचर। अब आपको जब स्टडी करेंगे तो ये आपका हो जाएगा रिव्यू ऑफ लिटरेचर। ओके, 25 में 25 को आपको डाउनलोड कर लेना है। इसमें से हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे कि कितने, लगभग 8 से लेकर 10 जो आपका लिटरेचर होगा, पेपर होगा, आर्टिकल होगा, वो आपके इंपॉर्टेंट होंगे, और उसी को आपको रिसर्च प्रपोजल में मेंशन करना होगा। ओके, तो वो तो बाद में हो ही जाएगा, पहले आप डाउनलोड कर लीजिए 25 आर्टिकल या पेपर जो मैंने आपको वेबसाइट बताई वहाँ से। बाकी बात हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में कि कैसे 25 के 25 में से देखना है कि कौन सा आपके लिए सही है, कौन सा सही नहीं है, किसको हटा देना है। ओके, और कैसे पढ़ना है, क्योंकि 25 आर्टिकल आप पढ़ेंगे कितना सारा समय जाएगा, है ना। उसकी एक तरीका होता है पेपर पढ़ने का, कितना पढ़ना होता है, क्योंकि आप अभी तो आप पीएचडी करने वाले नहीं है ना, पीएचडी बाद में करेंगे। तो अभी तो आपको केवल रिसर्च प्रपोजल ही लिखना है, तो आपको केवल उतना ही ज्ञान चाहिए जितने में आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाए और एडमिशन आपका हो जाए पीएचडी में, ठीक है। तो ये हम कल बताएंगे कि कैसे रिसर्च ये आर्टिकल को पढ़ना होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो गाइज, और 25 आर्टिकल आप डाउनलोड करिए, बाकी बात नेक्स्ट क्लास में। सो थैंक यू सो मच गाइज।